गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे प्रीवियस वीडियो में ये बताया गया था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपके क्लास 10th के मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो थोड़े से बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ठीक है, और आपको इसमें इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, बाकी आप कंपैरिजन करके देखोगे तो आपको अलग ही लेवल मिलेगा। ठीक है, हाँ, इस प्लेटफॉर्म पर नया हो, लेकिन ऑफलाइन में बैचेस मेरा काफी चलता रहता है। ठीक है, तो ऑफलाइन में पढ़ते समय बच्चों को क्या क्या इशू होता है वो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। ठीक है, और पढ़ाने का जो मेथड है वो नॉर्मल है, कि मेरा मकसद यही होता है कि मैं किसी भी बातों को रटवाऊं नहीं। आप चीजें बिल्कुल एक एक करके बारीकी से बातों को अंडरस्टैंड करें, ताकि वो पढ़ी हुई बातें आपको आगे भी बेनिफिट दे। ठीक है, आप रट कर बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे, लेकिन आप उसका मायने नहीं समझोगे। ठीक है, तो देखिए, हमारा मकसद ये होगा कि आज मैं ट्रायंगल से स्टार्ट कर रहा हूं। ट्रायंगल, त्रिभुज, त्रिभुज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में जो जो मेन सवाल होगा वो सारी बातें कराऊंगा, बट हमारा सबसे पहला टारगेट होगा कि इसमें जो बीपीटी थ्योरम है या जो थेल्स थ्योरम है, ये दोनों एक ही होता है, इनको प्रूफ कैसे करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि बीपीटी या थेल्स थ्योरम को प्रूफ कैसे किया जाता है, और उनका प्रूफ समझने के लिए ना आपको पहले कुछ बातें समझना होगा। बहुत छोटी छोटी बातें आपको समझना होगा। जैसे ये मैंने एक एबीसी ट्रायंगल बनाया, तो स्टूडेंट इसका क्या नाम होगा? वर्टेक्स। ये इसे हिंदी में कहा जाएगा शीर्ष। ये भी क्या है स्टूडेंट? वर्टेक्स। और हिंदी में क्या कहा जाएगा? शीर्ष। ये भी क्या है स्टूडेंट? वर्टेक्स यानी शीर्ष। तो आप देख रहे हो कि ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स है। अब इसमें साइडें कितनी है? 3 साइड है, ए बी, बी सी और ए सी। ये 3 साइड है। तो स्टूडेंट इस साइड को ही ना हम लोग बेसिकली किस नाम से और बुला सकते हैं? बेस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल में कितने बेस हो सकता है, तो जितनी साइड हो सकता है उतना ही बेस हो सकता है। ठीक है, ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। तो ट्रायंगल में कितनी हाइट होगा? 3 हाइट होगा, तीनों साइड पर एक एक। ठीक है, तो देखो, अब बात करते हैं स्टूडेंट हाइट क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है। तो देखो, तो हाइट क्या होता है? ये हम इस एडी को क्या नाम देंगे? हम इस एडी को बोलेंगे हाइट, ऊंचाई। तो स्टूडेंट है क्या? वर्टेक्स और साइड के बीच में कैसा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स टू साइड, यानी शीर्ष से भुजाओं तक की लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। यानी हाइट बेसिकली क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू साइड।
और हिंदी में इस बात को क्या समझ सकते हैं? शीर्ष से भुजाओं तक की लंबवत दूरी को हम लोग ऊंचाई कहते हैं। और सबसे जरूरी बातें स्टूडेंट यह है कि एक वर्टेक्स से एक ही हाइट खींची जा सकती है। एक वर्टेक्स से एक ही हाइट खींची जा सकती है। हाइट ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स, यानी ऊंचाई हमेशा शीर्ष से खींची जाती है, हमेशा वर्टेक्स से खींची जाती है। और एक वर्टेक्स से एक ही हाइट खींची जा सकती है, सीधी बात है। ठीक है स्टूडेंट, तो बताओ जरा, इस वर्टेक्स से मैंने एक हाइट खींचा है और यह हाइट किस पर खींचा है? इस BC पर खींचा है। तो मैं अब इस B वर्टेक्स से भी इस AC पे हाइट खींच सकता हूं, जैसे मैंने खींच दिया। अब ऐसे ही C वर्टेक्स से भी हम लोग इस पर हाइट खींच सकते हैं। तो बताओ जरा कि ट्रायंगल में भी कितने हाइट हुआ? 3 हाइट हुआ, AD, BE और CF। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और अब इनके बाद क्या समझना है आपको कि बताओ स्टूडेंट कि आप ट्रायंगल का एरिया किस किस प्रकार से निकालते हो? देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने अब तक कितने प्रकार से निकालना सीख लिया होगा? 3 प्रकार से। कब कब? if base and height are given, यानी जब आधार और ऊंचाई दिया गया हो। ठीक है। दूसरा, if all 3 साइड आर गिवन, यानी जब त्रिभुज की तीनों साइड दिया गया हो तब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? तो इस केस में बच्चे एरिया कैसे निकालते हो? 1/2 बेस इंटू हाइट, ऐसे निकालते हैं। और इसमें तो इसमें हम लोग लगाते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। जानते हो, आपने 9th क्लास में पढ़ाई कर लिया है। तो वो क्या होता है? S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C अंडर। यहां S क्या होगा? सेमी पेरीमीटर। S क्या होगा? सेमी पेरीमीटर। ABC क्या होता है? साइड ऑफ ट्रायंगल। तो सेमी पेरीमीटर बच्चे निकलता कैसे है? तो इन तीनों साइड को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आगे एक और मैंने एरो छोड़ दिया आपके लिए। तो यह है कि इफ 2 साइड एंड inclined एंगल आर गिवन, मतलब इंक्लाइंड का मतलब यहां पर यह है बच्चे, इंक्लाइंड का मतलब है कि ट्रायंगल में जो 2 साइड गिवन होगा उनके बीच में जो एंगल है ना उसे कहेंगे इंक्लाइंड एंगल। ठीक है। इंक्लाइंड एंगल कौन सा होता है? ट्रायंगल में जो 2 साइड गिवन होगा उनके बीच वाले एंगल को बोलते हैं इंक्लाइंड एंगल। जैसे ABC ये ट्रायंगल है, मैंने आपको ये साइड दे दिया A और ये साइड दे दिया B, और इनके बीच में जो एंगल है ना उसे कहेंगे इंक्लाइंड एंगल। तो ये दिया हुआ है, 2 साइड दिया हुआ है और 2 साइड के बीच में ये एंगल दिया हुआ है,
तो एरिया इस ट्रायंगल का कैसे निकलेगा? तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू साइड इनटू में क्या साइन थीटा, ये निकल रहा है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जानो देखो ये बेस जो है, वैसे तो मैंने आपको बेस क्या बताया, बेस क्या होता है साइड, और ट्रायंगल में ट्रायंगल में 3 साइड होता है। तो कौन सा साइड लोगे? तो जिस साइड पे हाइट गिवन होगा, जिस साइड पे हाइट गिवन होगा ना, उसी को हम लोग बोल देंगे बेस, सीधा। तो देखो ये था अभी बेसिक काम, ठीक है, इनसे भी काम नहीं चलेगा। अब आगे तो वो जानो, ये तो बच्चों को पता ही होता है, बट फिर भी मैंने एक बार ये बातें बता दिया। अब देखो, अब तुमसे एक लाइन बोल रहा हूं तो तुम में से पढ़ने वाले बहुत बच्चे के दिमाग में चलेगा कि सर जी आज तक तो मैंने ऐसा देखा नहीं है। बहुतों को पता होगा क्या मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं हाइट की। क्या हाइट हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करता है क्या? तो कुछ का जवाब आएगा यस और कुछ का जवाब आएगा नहीं। जिनका जवाब नहीं आएगा वो सही है, और जिनका जवाब सिर्फ यस में आएगा उनकी तैयारी थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है। तो जो हाइट है, हाइट ट्रायंगल की हाइट, वो ट्रायंगल के अंदर भी लाई कर सकता है और ट्रायंगल के बाहर भी लाई कर सकता है। तो बच्चे आप लोग हमेशा जो है हाइट को ट्रायंगल के अंदर ही देखे हो, बाहर आपने कभी देखा ही नहीं है। तो बाहर किस केस में होता है मैं आपको बताता हूं, आपको भी बातें समझ आ जाएगी। तो यहां पे बताओ, ये जो हाइट है वो ट्रायंगल के अंदर है, ये जो हाइट है वो ट्रायंगल के अंदर है, ये हाइट जो वो ट्रायंगल के अंदर है, बट ट्रायंगल के बाहर कैसे हाइट हो सकता है? तो देखो जैसे स्टूडेंट मैंने ये एक एबीसी ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। तो अगर मैं इस एसी को बेस मानूं, आपको तो एक बात पता है ना स्टूडेंट कि इस ट्रायंगल का एरिया आप कितने तरीके से निकाल पाओगे? 3 तरीके से। कैसे? अगर आप हाइट एडी लोगे तो बेस आपको कौन सा लेना पड़ेगा? बीसी। तो 1/2 बेस बीसी इंटू में एडी, तो ट्रायंगल का एरिया निकल गया। अगर आप बेस क्या लेते हो? एसी, तो आपको हाइट क्या लेना होगा? बीई। तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगाओ और आपको एरिया निकल के आ जाएगा। यहां पर अगर आप हाइट सीएफ लेते हो तो बेस क्या? एबी, बेस क्या? एबी। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? 1/2 सीएफ गुना में एबी। तो ऐसे ही यहां पे इस ट्रायंगल में कितने बेस हो सकता है? 3 बेस हो सकता है, एक एसी, बीसी और एबी, ठीक है। तो अगर मैं एसी को बेस मानूं, एसी को बेस मानूं तो एसी पर ही क्या होना चाहिए? हाइट होनी चाहिए। और एसी पर हाइट कहां से खींचा जाएगा? बी वर्टेक्स से, और हम यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट अब जानो, अगर मुझे बेस बीसी मानना हो, क्या मानना हो? बीसी, तो इस बीसी पर हाइट खींचना पड़ेगा कौन से वर्टेक्स से? ए वर्टेक्स से। तो बताओ जरा, क्या ए वर्टेक्स से ऐसे परपेंडिकुलर खींचोगे क्या हाइट? बताओ जरा। अरे हाइट तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होगा ना,
तो क्या ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है क्या? नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि क्या हम बीसी पे हाइट नहीं खींच सकते क्या? जबकि तो मैंने आपको ये बात बताया हुआ है स्टूडेंट कि ट्रायंगल में 3 हाइट होती है और तीनों वर्टेक्स से एक एक खींच सकते हैं, लेकिन यहां तो ए वर्टेक्स से हाइट खींचा ही नहीं जा रहा है, नहीं खींचा जा रहा है ना। तो जानो इस केस में ट्रायंगल की हाइट बीसी के अलावा ट्रायंगल के बाहर होगा। इस केस में ट्रायंगल की हाइट ट्रायंगल के बाहर होगा। कैसे बाहर होगा? अब बाहर कैसे हाइट बनाओगे? तो इस बीसी को एक्सटेंड करो, इस बीसी को एक्सटेंड करो, यानी इस बीसी को बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद देखो अब मैं इस पे हाइट खींच सकता हूं, अब मैं इस पे हाइट खींच सकता हूं। बच्चे ये जो हाइट कहलाएगा ना, वो हाइट किसके अलोंग कहलाएगा? ये बीसी पर ही कहलाएगा। बट फर्क ये है कि बीसी अंदर होने के बजाय ये बाहर है ट्रायंगल के। तो इस केस में एरिया कैसे निकालोगे? अगर मैं बेस बीसी मानू तो बीसी और हाइट क्या हो गया? ए। सीधा समझ रहे हो बातें? ठीक है। तो इस केस में देखा आपने कि जो हाइट है वो ट्रायंगल के बाहर हो गया। ओके। ऐसे ही अगर मैं बेस AB को मानू, बेस किसको मानू? AB को बेस मानू, तो AB पर ही C वर्टेक्स से क्या होनी चाहिए? हाइट होनी चाहिए। तो क्या आप यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो क्या इस वर्टेक्स से? तो बोलोगे नहीं खींच सकते। कारण क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट जो होती है ना बिल्कुल वर्टिकल होता है, बिल्कुल वर्टिकल होता है। ये वर्टिकल तो नहीं है ना। इसका मतलब हुआ कि हम इस C वर्टेक्स से सीधा सीधा AB साइड पर हाइट नहीं खींच सकते हैं। तो फिर हाइट खींची कैसे जाएगी? उसके लिए AB को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। AB को हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे और AB को बढ़ाने के बाद अब हम इस C वर्टेक्स से इस पर हम लोग क्या खींच सकते हैं? परपेंडिकुलर खींच सकते हैं और इसका नाम दे दिया मैंने F। तो ये जो बच्चे CF जो हाइट है ना, ये हाइट किसके लिए है? ये साइड AB के लिए है ये हाइट। यानी इस ट्रायंगल की एरिया निकालना हो तो 1/2 बेस क्या? AB, और इस बेस AB पर क्या हाइट है? CF हाइट है। तो आपने देखा स्टूडेंट कि हाइट ट्रायंगल के बाहर कब हो सकता है? कब हो सकता है बताओ? तो हाइट ट्रायंगल के बाहर तब हो सकता है जब हम वर्टेक्स से साइड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ अगर हम लोग नहीं कर पाते हैं तो उस केस में हाइट ट्रायंगल के बाहर होगा। और बाहर कैसे बनाते हैं? तो जिस साइड पे आपको हाइट खींचनी होती है उस साइड को एक्सटेंड करते हैं, उस साइड को बढ़ाते हैं और फिर वर्टेक्स से हम लोग हाइट खींच सकते हैं। फिर एक बार रिपीट कर कि हाइट ट्रायंगल के बाहर कब होता है? जब हम लोग वर्टेक्स से साइड पे डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर पाते हैं तो उस केस में हाइट ट्रायंगल के बाहर बनाते हैं। और बाहर कैसे बनाते हैं? तो जिस साइड पे हाइट खींचनी है उस साइड को एक्सटेंड करते हैं, उस साइड को एक्सटेंड करते हैं यानी बढ़ाते हैं और फिर उस वर्टेक्स से यानी शीर्ष से हाइट खींचते हैं। ठीक है। बट बच्चों को पता है गलत फहमी क्या होता है
कि ट्रायंगल एबीसी का हाइट एरिया निकालना है, तो एबीसी का एरिया निकालना है, तो उनको मन में ये लगता है कि बेस क्या ले लेना चाहिए, एएफ। तो बेस एफ कहां है स्टूडेंट, कहां है? एबीसी का एरिया निकालना है, तो ये जो हाइट है वो मैंने किस पर खींचा है, एबी पर खींचा है। बट फर्क ये है कि आपको एबी पे सीधा दिखाई नहीं दे रहा, ये बाहर की ओर है इसीलिए, लेकिन हाइट कहलाएगा एबी का ही। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकला, 1/2 बेस एबी और हाइट सीएफ। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? ओके, ठीक है। इनके अलावा आपको क्या समझ रहे हैं, ये देखिए, इनके अलावा ये पैरेलल लाइन है, ये क्या है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है। एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया ए बी सी, और स्टूडेंट दूसरा ट्रायंगल मैंने ये बनाया डीबीसी। तो ध्यान दो कि क्या बात कह रहा हूं। ये लाइनें, ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल लाइन है। एक्स वाई पैरेलल पी क्यू, और यहां दो ट्रायंगल मैंने बनाया है, एक ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है डीबीसी। क्या है दूसरा ट्रायंगल, डीबीसी है। तो बच्चे दोनों को ना जनरलाइज करो कि क्या है, बताओ जरा। एबीसी ट्रायंगल में कितने बेस, 3 बेस, कौन कौन से, एबी बीसी और एसी बेस। डीबीसी ट्रायंगल में कितने बेस हैं, 3, एक डीबी, बीसी और डीसी। तो दोनों में क्या कोई कॉमन बेस आ रहा है क्या दोनों ट्रायंगल में कोई कॉमन बेस आ रहा है क्या? हाँ, तो बोलोगे कि कॉमन बेस क्या है, बीसी है। कॉमन बेस क्या है, बीसी, और ये बीसी कहां पर है, पैरेलल लाइन पर है, और पैरेलल लाइन बीसी समान आधार है जो समांतर रेखा पर स्थित है। ठीक है, बीसी समान आधार है जो समांतर रेखा पर स्थित है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अच्छा, अब मैं इस एबीसी ट्रायंगल का ना हाइट निकालना, ये एरिया निकालना चाहता हूं। एबीसी ट्रायंगल का मैं एरिया निकालना चाहता हूं, ठीक है, और बेस सेम बीसी है, तो मैं एबीसी ट्रायंगल का बेस क्या ले रहा हूं, बीसी। तो इस बीसी पर क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। तो मैं यहां से इस पे हाइट तो ड्रॉ कर पा रहा हूं, ये मैंने हाइट खींच दिया। तो एबीसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे निकलेगा, 1/2 बेस क्या, बीसी, और हाइट क्या, एई, हाइट क्या, एई। ओके, अब मैं एक डीबीसी ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी
तो बेस क्या, डी बी सी ट्रायंगल का बेस क्या, बीसी ही लेता हूं क्योंकि कॉमन था। तो हाइट क्या, हाइट क्या, तो बीसी पर हाइट होनी चाहिए, बीसी पर ही हाइट होनी चाहिए। कहां से हाइट होनी चाहिए, डी वर्टेक्स से हाइट होनी चाहिए। तो आप डी से कैसे हाइट खींचोगे, क्या ऐसे खींचोगे, ये ऐसे, तो परपेंडिकुलर हाइट आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं ये जो हाइट है ना, ये हाइट मैं बाहर की ओर बना रहा हूं। क्योंकि अभी अभी तो आपको बताया स्टूडेंट कि अगर हम लोग साइड पे सीधा सीधा हाइट ड्रॉ नहीं कर पाते हैं ना, तो उस केस में क्या करते हैं कि जिस साइड पे हाइट खींचना होता है उस साइड को एक्सटेंड करते हैं और फिर उस वर्टेक्स से हाइट ड्रॉ करते हैं। तो देखो BC को मैंने एक्सटेंड किया और इसका नाम दे दिया N। तो इस BC को एक्सटेंड कर दिया कहां तक, N तक, और D से हाइट खींचा तो ये आगे D। तो बेस तो मेरा BC ही रहेगा लेकिन हाइट क्या कहलाएगा, DL। ठीक है, तो देखना जरा ध्यान से स्टूडेंट, ध्यान से देखना। ABC का एरिया क्या है, 1/2 BC इंटू ए, 1/2 BC इंटू डी। तो क्या दोनों में ये वाली बात सेम है क्या, सेम है ना? ठीक है, तो अगर किसी तरीके से AE और DN आपस में बराबर हो जाए, देखो ध्यान से, 1/2 BC 1/2 BC ये तो सेम ही है। तो किसी तरीके से AE और DN अगर मैं बराबर कर दूं तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, बराबर। इसलिए दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। लेकिन AE और DN बराबर कैसे होगा, तो आपने एक नियम सुना है, पढ़ा जाना है क्या, कि अगर ये पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो बताओ जरा कि ये जो AE है ये क्या है, पैरेलल लाइन XY और PQ के बीच में क्या है, ये डिस्टेंस है। ये DN क्या है, XY और PQ के बीच में ये डिस्टेंस ही तो है, यानी पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस है। देखो AE और DN, और आप जानते भी हो कि पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड आर ऑलवेज सेम। इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, डी, ए बराबर डी। तो अब गौर से देखोगे तो ए और डी बराबर हो गया, तो ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट दोनों बराबर हो गया। तो जब ये दोनों बराबर हो गया तो इसका मतलब है ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। इसलिए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। सीधा। अब आपको इसे यूज कैसे करना है, तो इस प्रकार से जब भी पैरेलल लाइन के बीच दो ट्रायंगल, ध्यान से सुनो, जब भी पैरेलल लाइन के बीच दो ट्रायंगल हो और दोनों ट्रायंगल का बेस सेम हो, और जो बेस सेम है ना वो पैरेलल लाइन पर होनी चाहिए।
तो होगा क्या कि दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, पैरेलल लाइन हो और पैरेलल लाइन के बीच दो ट्रायंगल हो और दोनों ट्रायंगल का बेस सेम हो और जो बेस सेम हो वो पैरेलल लाइन पर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो होगा क्या कि दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। कारण क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकालते कैसे हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल का एरिया डिपेंड किस पे करता है? बेस पे और हाइट पे। तो बेस तो ऑलरेडी पहले से बराबर दे रखा है, तो अब एरिया किस पे डिपेंड करेगा? हाइट पे। बट दोनों ट्रायंगल की जो हाइट होता है ना वो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस ही होता है और हम जानते हैं कि पैरेलल लाइन के बीच जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है। तो इस कारण से दोनों ट्रायंगल की हाइट भी सेम हो जाता है। तो बताओ बच्चे, दो ट्रायंगल की बेस भी सेम हो गया और हाइट भी सेम हो गया, तो इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। इस बात से मुझे ये आपको समझाना था। और इतनी बातें अगर आप समझ गए हो ना तो अब आप बीपीटी थ्योरम करने के लिए आप तैयार हो। यकीन मानो, अब जो बीपीटी थ्योरम सीखा हुआ ना एक झलक में तुम्हें आ जाएगा, ये गारंटेड है। लेकिन यकीन मानो यार, प्रूफ तो सभी को आता होगा करना, लेकिन उनके लिए कॉमन सेंस, उनके लिए डेवलपिंग ये चीजें तो कम को ही पता होगा। समझ आता बातें क्या कह रहा हूं? ठीक है। तो इसको आप प्रॉपर्टी में क्या ध्यान से लिखोगे? दो बार मैंने रिपीट भी कर दिया था कि अगर पैरेलल लाइन के बीच दो ट्रायंगल हो और दोनों ट्रायंगल का बेस सेम हो तो दोनों ट्रायंगल का एरिया भी क्या होगा? सेम होगा। और ये थ्योरम हम लोग लगाएंगे। क्यों लगाएंगे उसका भी कारण बता दूंगा। ठीक है, रफ कर रहा हूं। देखो, प्रूफ करना इतना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्या लिखा है, कहता है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू one side of triangle, then intersect other two sides in district point. Prove that other two sides divided in the same ratio. डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अच्छा, इसी बात को बच्चे हिंदी में क्या लिखा जाएगा कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध कीजिए कि अन्य दो भुजाओं का अनुपात समान है। ठीक है,
ये वाली बात है। तो एक बार तो मैं इस पूरे का मतलब समझा देता हूं। कहता है स्टूडेंट ये कि आप ट्रायंगल में तीनों साइड में से किसी एक साइड के पैरेलल लाइन खींचोगे तो बच जाएंगे दो साइड। वो जो दो साइड बचेगा ना उसे बोलेंगे अदर साइड, ये अन्य दो हो जाए। ठीक है, तो हम लोग इनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखो। एक एक लाइन को पढ़ते हैं। कहते हैं इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी हमने एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, और ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल आपको लाइन खींचना, लिखा है ना, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के तीनों साइड में से किसी एक साइड के पैरेलल लाइन खींचनी है। तो मैंने खींच दिया पैरेलल लाइन बीसी के, यानी मैंने यहां पे क्या खींचा, DE पैरेलल BC। आगे देन इंटरसेक्ट अदर टू साइड, अदर टू साइड। तो स्टूडेंट अदर दो साइड कौन सा हुआ, अदर दो साइड यहां पे कौन सा हुआ, हमने यहां पे किसके पैरेलल खींचा है, BC। तो जिनके पैरेलल खींचा जाता है उन्हें छोड़कर दो साइड बच गया है ना, उसे बोलेंगे अदर टू साइड, अन्य दो भुजाएं। इन डिस्ट्रिक्ट पॉइंट, तो डिस्ट्रिक्ट पॉइंट का मतलब है अन्य दो जो साइड है उनको अलग अलग जगह पर प्रतिच्छेद करेगा। तो देखो इंटरसेक्ट करेगा, AB को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, D पे, और AC को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, E पे। क्या ये दोनों पॉइंट सेम सेम है क्या, नहीं, ये दोनों पॉइंट अलग अलग है, इसलिए यहां वर्ड लिखा है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, तो प्रूव दैट क्या, अदर टू साइड, अदर टू साइड, अदर टू साइड मतलब मैं बात किसकी कर रहा हूं, AB और AC की। अदर टू साइड डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी AB और AC जो डिवाइड हो रहा होगा ये सेम रेशियो में डिवाइड होगा। तो बताओ जरा, AB कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, दो पार्ट्स में, AD और एक DB। AC भी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, दो पार्ट में, एक AE और दूसरा AC, यानी AD बाय DB बराबर AE बाय EC। स्टूडेंट एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, ये देखो x अपॉन y फॉर्म को हम लोग इसे फ्रैक्शन यानी भिन्न बोल सकते हैं, और अगर आप इसी को इस प्रकार से लिख लो तो हम इस वाले बात को क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। ठीक है, यानी ये जो फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन को किस में लिखा जा सकता है, रेशियो में लिखा जा सकता है। तो ऐसे कहता है अदर टू साइड, अदर टू साइड डिवाइडेड, अदर टू साइड डिवाइडेड। अगर आप इतने का मीनिंग समझते हो, अदर टू साइड डिवाइडेड, तो अदर दो साइड क्या है, AB और AC। तो AB किस में डिवाइड हो रहा है, AD और DB में, यानी AD बाय DB। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, एक रेशियो आ जाएगा। और AC दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक AE और EC, तो इसे भी रेशियो में लिख सकते हो। लेकिन ये दोनों रेशियो कैसे होंगे, बराबर होंगे, यानी ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो बताओ जरा कि प्रूफ करने का तरीका क्या होगा।
अगर आपको बच्चे अगर ये प्रूफ करना है तो मैं बात कर रहा हूं एडी की। तो एडी क्या है बताओ जरा, एडी क्या है? तो आप बोलोगे कि एडी जो है ना वो एडीई ट्रायंगल का एक साइड, एडीई ट्रायंगल का एक साइड। तो सोचो क्या साइड को बेस बोल सकते हैं क्या? तो आपको मैंने सिखाया था कि ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं तो हम 3 बेस मान सकते हैं। कितने बेस? 3 बेस। तो एडी को मैं मान लेता हूं बेस। तो अगर मैं एडी को बेस मानूंगा तो एडी पर ही क्या होनी चाहिए? हाइट होनी चाहिए। एडी पर हाइट कहां से होनी चाहिए? फिर ई से होनी चाहिए। तो बच्चों मैंने यहां से ई से ना इस पे हाइट खींच दिया और हाइट मैंने क्या खींच दिया? एन, ई एन। ठीक है, अब आगे देखो डीबी। तो डीबी, डीबी क्या डीबी किसी ट्रायंगल का साइड है क्या? नहीं। तो बोलोगे जो डीबी है ना, डीबी ये डीईसी, डीईसीबी ये एक ट्रेपेजियम की साइड है। किसकी है? ट्रेपेजियम की। कैसे बताते हैं कि ट्रेपेजियम है? तो बोलोगे ये दोनों कैसी है? पैरेलल है। क्या ये दोनों पैरेलल है? तो बोलोगे नहीं। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पैर पैरेलल और एक पैर पैरेलल ना हो उसे कहते हैं ट्रेपेजियम। देखो एक पैर का मतलब है अपोजिट साइड का एक पैर पैरेलल है और एक पैर पैरेलल नहीं है, इसलिए इसको बोल रहा हूं ट्रेपेजियम। ठीक है, तो डीबी को बेस बनाने के लिए मैंने क्या करा बच्चे? मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। आगे एई। तो एई किस ट्रायंगल की हाइट साइड है? एडीई की। तो अगर मुझे इसे भी बेस बनाना हो तो इस पर भी हाइट कहां से खींचना पड़ेगा? डी से। और अब की बार मैं हाइट क्या दे दूं? पी। ठीक, और ये ईसी है। क्या है? ईसी। तो ईसी क्या है? ईसी तो देखो डीबीसी ट्रायंगल का क्या है? साइड है। ये डी बी सी ई एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, इनकी एक साइड है। तो इनको भी मैंने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया सीधा। तो सबसे पहले देखो कि डायग्राम हमने किस प्रकार से बनाया। तो इसको आपको कहां लिखना है? कंस्ट्रक्शन में लिखना है, रचना में लिखना। खत्म हो गया सवाल, अब कुछ नहीं बचा इसमें। कंस्ट्रक्शन में क्या? कंस्ट्रक्शन क्या है? हमने एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एडी पे, तो ये लिखिए एन परपेंडिकुलर एडी, डीपी परपेंडिकुलर एडी एंड ज्वाइन B to E एंड C to D। और इसे हिंदी में लिख सकते हो इसे B को E से तथा C को D से मिलाया गया। ठीक है, अब बताओ जब मैंने बेस यूज कर लिया, हाइट यूज कर लिया, तो फोकस मेरा किस पे होना चाहिए? ट्रायंगल के एरिया पे। सीधी सीधी बात हो गई। जब बेस और हाइट मेरे को फोकस में आ गया तो ट्रायंगल का एरिया पे मुझे फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे करें। तो ये बेस है ए और ये बेस किसका है? ए डी ई ट्रायंगल का है, तो एरिया भी किसका निकलेगा? ए डी ई ट्रायंगल का निकलेगा। तो लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई कैसे निकलेगा? तो बेस में कंसीडर कर रहा हूं एडी, तो एडी पर
हाइट क्या होनी चाहिए, ई है, सीधा। क्या कोई दिक्कत है? नहीं, नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एडी तो यूज हो गया, अब मुझे क्या चाहिए, डीबी। तो डीबी बच्चे बताओ, डीबी कौन सी ट्रायंगल का बेस है, डीबी, डीबी जो है वो कौन सी ट्रायंगल का बेस है? तो आप बता सकते हो यहां पे डीबी, ये देखो, ये, तो डीबी जो है वो डी बी ई ट्रायंगल का एक बेस है, ठीक है। तो मैं यहां पे अब एरिया किसका निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। तो ये भी स्टूडेंट कैसे निकलेगा, 1/2 बेस क्या, डीबी, लेकिन इस डीबी पर क्या होनी चाहिए, हाइट, डीबी पर क्या होनी चाहिए, हाइट, और हाइट कहां से होनी चाहिए, इस डीबी पर हाइट कहां से होनी चाहिए, कहां से हाइट होनी चाहिए भाई, ई से होनी चाहिए। तो बताओ जरा, क्या आप ई से इस पे परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ कर सकते थे क्या? तो जवाब आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहां से वर्टिकल लाइन खींचना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हम लोग किसी साइड पे हाइट नहीं खींच पाते हैं तो उस केस में हाइट ट्रायंगल के बाहर होता है। और बाहर कैसे बनाते हैं, जिस साइड पे खींचना हो उस साइड को एक्सटेंड करते हैं और फिर उस वर्टेक्स से उस पे हाइट खींचते हैं। तो देखो, तो क्या करोगे, इस साइड को एक्सटेंड कर रहा हूं, तो देखो इस बीडी को एक्सटेंड करो, देखो एक्सटेंड करो, कहां मिल गया, एन, और यहां पर मैंने हाइट खींचा है कहां से, ई से खींचा है। यदि ई एन जो है ना वो बेसिकली हाइट का काम करेगा, किसके लिए भी, डी बी के लिए भी, ठीक है। बच्चे बात समझ आया है या नहीं आया है? फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर हाइट किसी साइड पे सीधी सीधी नहीं खींचा जा रहा है तो उस केस में हाइट ट्रायंगल के बाहर होता है। और बाहर कैसे बनाते हैं, तो जिस साइड पे आपको हाइट खींचनी है उस साइड को एक्सटेंड करते हैं और एक्सटेंड करने के बाद अब वर्टेक्स से उस पे हाइट खींच सकते हैं। तो देखो ई से मैं इस डीबी पे सीधा सीधा हाइट नहीं खींच सकता था क्योंकि सीधा वर्टिकल लाइन नहीं आएगा, इसलिए क्या करना होगा, सीधा जब मैं इस पे हाइट नहीं खींच सकता हूं तो क्या करूंगा, अब इस ट्रायंगल का हाइट ट्रायंगल के बाहर होगा। तो बाहर कैसे बनाऊंगा, इस साइड पे खींचना है तो इसी को एक्सटेंड करेंगे। तो इस बीडी को देखो ना कहां तक एक्सटेंड किया गया है, कहां तक एक्सटेंड किया गया है, ए तक, ए तक क्या गया है, और फिर ई से हाइट खींचा मैंने ई, तो ये जो हाइट है वो इस डीबी के लिए भी हाइट है, तो मैंने एन लगा दिया। तो अब बताओ 1/2 से 1/2 कट गया, एन से एन कट गया, तो क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई बराबर में क्या किया स्टूडेंट्स, ए डी बाय डी। देखो क्या एक प्रकार की क्वालिटी पता लग गया क्या, ए डी अपॉन डी बी आ गया ना। अब सेम टू सेम पैटर्न इधर करो, इधर ये ए ई है तो ए ई किस ट्रायंगल का बेस है, ए डी ई ट्रायंगल का ये एक साइड है और इस पर हाइट क्या है, डीपी है। तो ए ई बेस है, हाइट इस पे डीपी है,
तो अब ट्रायंगल किसका एरिया निकलेगा? एडी ही का एरिया निकलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बराबर में क्या? 1/2 बेस, बेस क्या? एई, और हाइट क्या? डीपी। अब नीचे क्या है? ईसी। तो ईसी के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ईसी के लिए देख लो, ईसी कौन से ट्रायंगल में आएगा? तो डी सी ई में आएगा। लेकिन एक बात तो ये भी है बच्चे कि क्या ईसी जो है क्या वो बी सी ई ट्रायंगल का बेस नहीं है क्या? है तो, लेकिन इस पर यहां से हाइट थोड़ी खींचा गया है, इसीलिए मैं ये वाला ट्रायंगल पिक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां देखो डी सी ई पे, तो यहां पे किस ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहा हूं मैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई की 1/2 और बेस क्या? ईसी इंटू में है। तो बेस अगर मैंने ईसी लिया तो ईसी पर हाइट कहां से होनी चाहिए? डी से। लेकिन डी से आप इस पे सीधा हाइट नहीं खींच पाओगे, परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर पाओगे। तो क्या होगा इस केस में? हाइट जो वो ट्रायंगल के बाहर मिलेगा। और कैसे मिलेगा? इस ईसी पे खींचना है तो ईसी को ही क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो सी ई को बढ़ाया गया है कहां तक? ए तक बढ़ाया गया है, और फिर डी से हाइट खींचा गया है डीपी। तो ये जो डीपी हाइट है वो बेस ईसी के लिए भी कहलाएगा, ये डीपी। अब बताओ क्या डीपी से डीपी कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई आ गया। डीसीई आ गया बराबर में क्या? ए बाय ईसी। और मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। तो एक छोटी सी बात बोल रहा हूं स्टूडेंट, देखो समझाने के लिए। LHS1 RHS1 समीकरण 1, LHS2 RHS2 समीकरण 2, इक्वेशन 2। तो बात मैं ये सिखा रहा हूं स्टूडेंट कि अगर ये दोनों बराबर हो ना, अगर LHS1 और LHS2 अगर ये बराबर होगा, अगर ये बराबर होगा तो RHS1 और RHS2 ये भी बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हुआ तो ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। सीधा सीधी सीधी बात है कि अगर दो इक्वेशन है और अगर दोनों इक्वेशन के LHS बराबर करना है, LHS बराबर है तो उसका RHS बराबर हो जाएगा। अगर दो इक्वेशन के RHS बराबर है तो LHS बराबर हो जाएगा। सीधा। तो आप यहां मुझे बता के देखो कि मुझे प्रूफ करना है AD बराबर DB, ये AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यानी इन दोनों को बराबर करना है, RHS को बराबर करना है। तो बताओ बच्चे कि RHS बराबर कब होगा? जब आपका LHS क्या हो जाए? बराबर हो जाए। समझ आ रहा? ठीक है। RHS बराबर तब होगा जब आपका LHS क्या हो? बराबर हो। तो चेक करो जरा ध्यान से, क्या LHS बराबर है? क्या LHS बराबर है? तो चेक करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। चलो ऊपर वाला तो सेम है, लेकिन नीचे
एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। इस कारण से एलएचएस बराबर नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है बच्चे कि आपको आरएचएस बराबर करना है, तो किसी भी हालत में आपको एलएचएस बराबर करना होगा, किसी भी हालत में आपको एलएचएस बराबर करना होगा। ठीक है, तो एलएचएस बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए? एलएचएस बराबर होने के लिए ना क्या होना चाहिए कि डीबीई ट्रायंगल का एरिया और डीसीई ट्रायंगल का एरिया क्या होना चाहिए? बराबर। तो हमारा फोकस किस पर है? फोकस है हमारा ट्रायंगल डीबीई एंड ट्रायंगल डीसीई, डीसीई। तो थोड़ी देर याद करो पहले क्या बताया था कि पैरेलल लाइन के बीच अगर दो ट्रायंगल हो और दोनों ट्रायंगल का बेस क्या हो? सेम हो, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या हो? सेम हो, और वो बेस पैरेलल लाइन पर लाई करता हो, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? सेम होगा। तो सोच के देखो, क्या इन दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है? और जो बेस सेम है क्या वो पैरेलल लाइन पर लाई करता है? और अगर पैरेलल लाइन पे लाई करता होगा तो दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। तो चेक करते हैं। तो डीबीई, डीबीई ट्रायंगल का बेस कौन सा है? एक डीबी है, एक बीई है, और दूसरा तीसरा क्या है? डीई। डीसीई ट्रायंगल का बेस क्या है? ईसी है, और डीसी है, और क्या है? डीई। तो दोनों ट्रायंगल में कौन सा कॉमन बेस आया? कॉमन बेस क्या आया? डीई। और ये जो कॉमन बेस आया, क्या ये पैरेलल लाइन पर स्थित है? हाँ, क्योंकि मैंने डीई पैरेलल किसके खींचे हैं? बीसी के खींचे हैं, तो बेस मेरा पैरेलल लाइन पर स्थित है। तो कॉमन बेस डीई lie on parallel line, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई बराबर हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई। तो बताओ जरा, ये डीबीई एरिया, डीबीई ट्रायंगल का एरिया और डीसीई ट्रायंगल का एरिया, अगर ये दोनों सेम हो गया तो क्या आप ये देखो एडीई ट्रायंगल का एरिया और यहां पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ये तो पहले से ही सेम था। बाकी डीबीई का एरिया और डीसीई का एरिया ये तो सेम नहीं है, बट मैंने यहां पर इस नियम के थ्रू मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया, तो यहां पर ये भी आपस में क्या हो गया? बराबर। तो फाइनली अब मैं कह सकता हूं कि एलएचएस क्या है? दोनों का बराबर हो गया। नाउ इनका नाम दे देता हूं 10। यूजिंग equation 3 we can say that LHS of equation 1 and equation 2 are equal। सीधा इक्वेशन 3 का यूज करके इक्वेशन 1 और 2 का एलएचएस क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इसका आरएचएस भी क्या हो जाएगा? बराबर।
AD बाई DB बराबर में क्या, AE बाई EC। ये प्रूफ हो गया सीधा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे। अच्छा, ये जो सवाल है ना, इसी सवालों को और कैसे दे सकता है, स्टेट एंड प्रूव दैट थेल्स, और क्या, स्टेट एंड प्रूव दैट बीपीटी। तो ये सवाल हो, ये सवाल हो, या ये सवाल हो, ये तीनों एक ही है, ये तीनों एक ही है, तीनों एक ही है बच्चे। तो अब मैं आपको क्या बात समझा, ये जो स्टेट है ना, अगर ये सवाल करने को आए, ये सवाल करने को आए, तो क्या लिखा है, स्टेट। तो स्टेट में आपको क्या लिखनी है, स्टेट में आपको क्या लिखना है, थेल्स थ्योरम का डेफिनेशन। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये थेल्स थ्योरम का डेफिनेशन ही है। अच्छा, यहां पे मैं एक क्लियर कर देता हूं, थेल्स थ्योरम और ये बीपीटी, ये कोई अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है। थेल्स थ्योरम बोलो, ये बीपीटी बोलो, ये बातें सेम ही है। तो ये जो ऊपर ये लिखा हुआ है ना, ये थेल्स थ्योरम या बीपीटी का आप इसे डेफिनेशन बोल सकते हो। थेल्स थ्योरम और बीपीटी का डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो आपको स्टेट में ये डेफिनेशन लिखना है और फिर इधर सेम टू सेम बातें यही प्रूफ करना है। ये सवाल आ गया, स्टेट एंड प्रूव दैट बीपीटी। तो स्टेट का मतलब है कि पहला आप ये डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन लिखा, अब डेफिनेशन लिखने के बाद मैंने ये कैसे प्रूफ किया है, वैसे आपको प्रूफ कर देना, यही बात है। समझ आया या नहीं आया, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। स्टेट का मतलब हुआ, स्टेट का मतलब है यहां पे थेल्स थ्योरम का डेफिनेशन देना। तो ये जो ऊपर लाइन में लिखा हुआ है ना बच्चे, ये थेल्स थ्योरम का डेफिनेशन ही है। तो डेफिनेशन लिख दिया, उसके बाद प्रूफ करना। तो बताओ जरा, जब आपने ये पूरा लिख दिया, तो इसे प्रूफ करने के लिए तो मैंने आपको सिखा तो दिया ही सीधा। आगे, स्टेट एंड प्रूव दैट बीपीटी। तो स्टेट का मतलब ही यहाँ पे बीपीटी, यानी फिर से ये वाली पूरा लिख देना लाइन डेफिनेशन, और फिर प्रूफ करना। तो जब आप इस स्टेट का मतलब ये पूरा लिख दोगे और फिर प्रूफ करना, तो आप ऐसे सेम टू सेम प्रूफ कर दो सीधा। तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा इसमें कि थेल्स थ्योरम क्या और बीपीटी क्या है। तो बीपीटी और थेल्स थ्योरम दोनों एक ही चीज होता है और दोनों का डेफिनेशन ये लिखा हुआ। बट बता देता हूं कि बीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और हिंदी में आधारभूत समानुपातिक परिमेय। ठीक है स्टूडेंट, ये टारगेट था हमारा आज। तो ये लेक्चर मैंने काफी दिन बाद डाला है पढ़ाई से रिलेटेड। तो बच्चे आपको ये भी बात पता है कि ऑफलाइन में पढ़ाना और ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, टीचर तो वही रहते हैं। तो
हो सकता है कि अगर मैं कुछ बातें नहीं समझा पाया हूं आपको, तो आप कमेंट में करके जरूर बताना कि आपको क्या बातें नहीं समझ में आए। होता अमूमन कि मेरे साथ पढ़ने वाले, क्योंकि मैं बिलीव हमेशा यही काम करता हूं कि हर एक को बात समझ आना चाहिए। भगाना, भगा भगा के पढ़ाना, स्पीड में पढ़ाना मेरा टारगेट नहीं है, ठीक है। स्पीड में पढ़ाने से वो बच्चे समझ पाते हैं जिसकी कैचिंग पावर ज्यादा हो, वो सारे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। आई होप समझ आया होगा बातें।